वर्ल्ड वॉर ने दुनिया की इकोनॉमी को झकझोर के रख दिया था। ट्रेड डिस्टर्ब हो गए थे और वक्त हो चला था एक रीबिल्ड करने का अपनी इकोनॉमी को जीरो से। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू फ्यूकी एजुकेशन। अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इम्पैक्ट किया पूरे वर्ल्ड को और ग्रेट डिप्रेशन आने के चांसेस बन गए। नहीं, एक्चुअली चांसेस नहीं, ग्रेट डिप्रेशन पूरी तरह से पनप चुका था जिसने पूरे वर्ल्ड को बहुत बड़ी मुसीबत में डाला। लेकिन अब हम ये भी समझेंगे कि जहां पे हम ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रहे थे वहीं हमने एक बड़े वॉर के बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर देख लिया। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रीबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा। तो पहले रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी से पहले हम लोग एक और चीज ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ डिप्रेशन हुआ, कुछ एक फेज रहा, एक पीरियड रहा जहां पे डिप्रेशन हुआ, जहां पे इकोनॉमी ने एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ने, ठीक है। लेकिन हम उस डिप्रेशन से बाहर, हम उस इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर आए ही नहीं थे कि हमने तुरंत पूरी दुनिया ने एक दूसरा नया वॉर देख लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The Second World War caused immense human casualties and economic devastation. ठीक है, आप अभी तक हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा था कि मशीन गन्स और इन सब को यूज करके हमने बहुत लेवल पे लोगों को मरता हुआ देखा था, कैजुअलिटीज देखी थी और इंजरीज देखी थी, ठीक है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उसकी भी पराकाष्ठा को पार कर दिया, ठीक है, उस लिमिटेशंस को भी क्रॉस कर दिया। इकोनॉमिक डिवास्टेशन, हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक डिप्रेशन को सफर करके आए थे और कुछ ही 10 साल के फेज में हमने फिर से एक नया वॉर देख लिया जहां पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एक्सेस पावर एंड द एलाइज वाज सीन, ठीक है। अब एक्सेस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी? नाजी जर्मनी, हिटलर वाली, याद है, और फिर जापान एंड इटली, ये हमारे एक्सेस पावर थे। और हमारे अलाइज पावर कौन से थे? ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया और यूएसए यानी कि अमेरिका, राइट। तो ये दो पावर्स थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ी, ठीक। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग रही, केमिकल वेपन्स यूज किए। हमने ये देखा होगा जापान में अभी 80th सेंचुरी बनाई गई, 80th एनिवर्सरी बनाई गई, जहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक किया गया था, यूएस के द्वारा बॉम्बिंग की गई थी, न्यूक्लियर बॉम्बिंग, फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब वाला हमने वॉर देखा था। हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिक डिवास्टेशन तो था ही, लेकिन कैजुअलिटीज, ह्यूमन का डिवास्टेशन भी बहुत लेवल पे था, ठीक है। तो हमने एक ये देखा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन से हम लोग वापस से इकोनॉमिक डिवास्टेशन पे आ गए, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमें रीबिल्ड करना था हमारे पूरे कंट्रीज के कनेक्शंस को, इंटरकनेक्शन को, इंटीग्रेशंस को, ट्रेड को, हमने वापस से एक वॉर छेड़ दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग था, ये दो कंट्रीज के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, ठीक। लेकिन इसका रिजल्ट, इस वॉर का रिजल्ट क्या था कि एक्सेस पावर क्या हो गए? डिफीट हो गए और एलाइज पावर जीत गई, ठीक है। अब जब एलाइज जीते तो ब्रिटेन जीता, फ्रांस जीता, सोवियत यूनियन जीता और यूएस जीता। अब हमने पिछले सेगमेंट में पढ़ा था कि ब्रिटेन कैसे अपना पूरा डोमिनेंस लूज कर गया था, ठीक है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही इम्पैक्ट है कि जो इंडिया में भी ब्रिटेन ने अपना डोमिनेंस लूज किया, विच इज वाई वी गेन्ड आवर इंडिपेंडेंस, और हमारे इंडिपेंडेंस के मूवमेंट को थोड़ा स्मूथ शिफ्ट मिला, ठीक है, वो इसी की वजह से था। तो हम ये समझेंगे कि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में दो पाइवटल फैक्टर्स थे। पोस्ट वॉर मतलब ये जो वॉर हुआ, ठीक है, तो ये जो ग्लोबल वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है वॉर की वजह से, वो वॉर को सही करने के लिए, वो इम्पैक्ट को सही करने के लिए दो फैक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट थे? द राइज ऑफ यूएस एंड द डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर हम जीतते हैं, जो सेंटर होता है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर ये एलाइज पावर्स जीतते हैं, वैसे ही वर्ल्ड का जो सेंटर है वो थोड़ा ब्रिटेन से हट के यूएस और रशिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। हमने प्री मॉडर्न एरा में पढ़ा था जहां पे चाइना और इंडिया पूरे ग्लोबल प्रेजेंस को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बीच में एक फेज आया 19th सेंचुरी का फेज, जहां पे हमने देखा कि ब्रिटेन ने अपने पूरे वर्ल्ड में एक बहुत पावरफुल पोजीशन एस्टेब्लिश की कॉलोनीज के थ्रू, ठीक है। लेकिन जब वॉर हुआ तो ब्रिटेन को प्रॉब्लम हुई और फिर नया पावर, नए इमर्जिंग पावर, नए सेंटर्स कौन बने? यूएस और सोवियत
यूनियन, ठीक है। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन वेस्टर्न वर्ल्ड शिफ्टेड टू वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड टू शिफ्ट क्यों हुआ, वही रीजन है, ब्रिटेन का डाउनफॉल हुआ और इनका अपवर्ड, ठीक है, अपव्हील हो गया, ठीक। अब नाउ पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही वॉर खत्म हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब क्या हो गया, अब हमें ये देखना है कि वॉर के इफेक्ट्स को मिनिमाइज कैसे किया जाए, ठीक है। अब वॉर के बाद ऐसा क्या किया जाए कि वॉर लाइक सिचुएशन ना हो, वॉर के बाद जो भी रिसोर्सेज का ड्रेन हुआ है उस रिसोर्स को कैसे रीगेन किया जाए, ठीक है। और जो वॉर के इम्पैक्ट्स पूरे इंटरकनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड पे पड़ रहा है उसको कैसे सही किया जाए, क्योंकि अब हम प्री मॉडर्न एरा से फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से हम जब एंडिंग तक फिफ्थ टॉपिक पे आ रहे हैं तो हम ये सब चीजें समझेंगे कि किस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है और एक एक चीज, एक एक पावर का शिफ्ट, यूएस और सोवियत यूनियन का एक एक पावर का शिफ्ट कैसे इम्पैक्ट करेगा पूरे पूरे वर्ल्ड को। और इसीलिए ये सारे लोग जो वॉर करने के बाद आके बैठते हैं और बोलते हैं कि किस तरह से हमें क्या चीजें, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, जहां पे हम अपने पूरे इकोनॉमी को, वर्ल्ड की इकोनॉमी को और खुद की इकोनॉमी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, ठीक है। So, interwar economic lessons emphasized the necessity of mass communication to sustain mass production, ठीक है। मास कम्युनिकेशन, मास कंजम्पशंस और मास प्रोडक्शन को किस तरह से सस्टेन किया जाए, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, वॉर हुआ तो हमें ये समझ में आया कि जब भी वॉर होता है मास प्रोडक्शन, मास नीड, मास कंजम्पशन हो जाती है, नीड बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो खाने की नीड जैसे बढ़ गई, ठीक है। पर उसके बाद अगर वॉर जहाँ पे रुकता है तो एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन है तो उसको मैनेज कैसे करें, ठीक है। ओवर प्राइस, अगर प्राइस बढ़ती जा रही तो उसको कंट्रोल कैसे करें। वर्ल्ड की इकोनॉमी पे एक जगह का ओवर प्रोडक्शन कैसे इम्पैक्ट करेगा, एक जगह का ओवर प्राइस कैसे अफेक्ट करेगा, ये सब चीजें समझने का वक्त आ गया था। और इस वर्ल्ड वॉर ने एक इकोनॉमिक लेसन हमें दे ही दिया था कि मास कंजम्पशन और मास कम्युनिकेशन और मास प्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश, ये क्या हो गया ठीक है। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन 1947। अपन सुनते हैं आईएमएफ ने ये कर दिया, आईएमएफ ने वो किया, आईएमएफ ने लोन दिया इंडिया को, है ना। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो 1947 में, जिस साल हम आजाद हुए थे उसी साल ये स्टेब्लिश हुआ था टू एड्रेस एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट ऑफ मेंबर नेशन। क्या हुआ, ब्रिटेन वुड्स बनाया गया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जहां पे एक और इंस्टीट्यूशन बनाया गया, मतलब एक ब्रिटेन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक लोग, बहुत सारी कंट्रीज जो भी हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की कंट्रीज वो आके मिल रही हैं और वो लोग एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1947 में, जो कि क्या करेगा, एक्सटर्नल सरप्लस को उन कंट्रीज को देगा जहां पे डेफिसिट है, ठीक है। अब ये मोर ऑफ अ काइंड ऑफ बैलेंसिंग थिंग हो रही है, जहां पे अगर एक कोई कंट्री डेफिसिट में जाती है तो वो अब क्या कर रहा है, ग्लोबल वर्ल्ड में इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। हमने देखा एक किसी कंट्री का ग्लोबल प्रेजेंस है और अगर उस कंट्री में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो वो पूरे ग्लोबल को इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए आईएमएफ बनाया गया जहां पे सब लोग मेंबर बनेंगे और जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि सरप्लस कंट्रीज हैं, वो लोग अपना कुछ सरप्लस कंट्रीब्यूट करेंगे और वो सरप्लस हम किसको देंगे, मेंबर कंट्री को, जो कि जरूरत में है, जो भी नीड में है, जो भी डेफिसिट में है, ठीक है, ये होगा। Now, International Bank for Reconstruction and Development was also created during the conference to finance post-war reconstruction. International Bank for Reconstruction and Development, इसी को हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और यही वर्ल्ड बैंक क्या, इसका काम क्या है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जो जगह, जो जो कंट्रीज, जो जो नेशन, जो जो रीजन्स पर अफेक्ट हुए हैं, उन रीजन्स को, उन एरियाज को रिकंस्ट्रक्ट करने में फंड देना, हेल्प करना, इसका काम था। वॉज ऑल्सो क्रिएटेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। तो मार्किंग द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन 1947। तो 1947 में फाइनेंशियल ऑपरेशन करके एक चीज
बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, जहाँ पे मेंबर कंट्रीज को, जो भी डेफिसिट नेशंस हैं, उनको हेल्प मिल रही है ताकि वो जो वॉर के से अफेक्ट हुए हैं, अगर वो कोई कंट्री वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड है उसको भी, और जो कंट्री जिसके दूसरी कंट्रीज के पार्टिसिपेशन की वजह से अफेक्ट हुई है, जो कंट्रीज, उन कंट्रीज को भी ये जो बैंक है वर्ल्ड बैंक, ये क्या करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करने में, अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है। Now, the Bretton Woods Agreement marked the beginning of the remarkable era of trade and income growth for Western industrial nation and Japan. ठीक है। अब ये जो कंट्री जो मिल के बात, अपन तो आजाद थे नहीं, अपन तो ज्यादा बड़े मेंबर थे नहीं किसी के, लेकिन ये जो है वो वेस्ट और जापान के लिए बहुत बड़े रिकंस्ट्रक्शन साबित हुए। ऑफ कोर्स ये सारी कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व थी कहाँ पे, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में। ठीक है। तो जब ये वर्ल्ड वॉर्स में क्या बोलते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेंट हैं, तो इनकी इकोनॉमिक पे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा, ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आया होगा। विच इज वाई ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ और ये जो सोच लाई गई कि हाँ हम लोग डेफिसिट नेशंस को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे, इसने क्या किया, एक अलग ही ट्रेड और एक अलग ही इनकम की ग्रोथ की। ठीक है। कहाँ पे, इंडस्ट्रियल नेशंस वेस्ट के और जापान में। ठीक है। जिसकी वजह से ग्रो करने में बहुत हेल्प हुई। ठीक। नाउ थ्रू आउट दिस डेकेड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज वर डेसिमेटेड ग्लोबली। मतलब अब ये देखो, ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है। जहाँ पे मेंबर कंट्रीज है, यहाँ पे लिखा है, देखो पनामा लिखा है, इंडिया लिखा है, इराक लिखा है, सब सारी कंट्रीज का नाम लिखा है। तो ये सारे लोग मिल रहे हैं, अपना ग्लोबल प्रेजेंस दे रहे हैं। ठीक है। ग्लोबल प्रेजेंस दे रहे हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इस क्या बोलते हैं, पूरा ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस और ये पूरे इंस्टीट्यूशन के बनने की वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज ये पूरे ग्लोबल प्रेजेंस में आ गए। डेसिमेटेड ग्लोबली मतलब हर तरफ फैल गए। ठीक है। मतलब अभी तक टेक्नोलॉजी अगर कहीं कुछ ही एरियाज में जहाँ कॉलोनीज थी वहां ही फैली होगी, तो अब वो पूरे गेलोबल प्रेजेंस में आ गई। ठीक है। ये इसके वजह से हुआ क्योंकि मेंबर कंट्रीज को अब क्या कर रहे हैं, ये लोग हेल्प कर रहे हैं, ना कि इनको कंट्रोल कर रहे हैं। गेटिंग इट। नाउ डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। अब देखो, डीकोलोनाइजेशन इंडिपेंडेंस का डायरेक्ट ये इम्पैक्ट है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब ब्रिटेन का थोड़ा डाउनफॉल हुआ, हालांकि ब्रिटेन जीता, इनके साथ यूएस और सोवियत यूनियन इन लोगों के साथ जीता ब्रिटेन, लेकिन फिर भी उसका जो पॉलिटिकल डोमिनेंस था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो गया। ठीक है। विच इज वाई उसकी कॉलोनीज भी धीरे धीरे उसके डोमिनेंस से हाथ से छूटती गई। ठीक है। और इसलिए हम देखते हैं एक वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर आ रहा है, डीकोलोनाइजेशन। ठीक है। डीकोलोनाइजेशन मतलब जो कॉलोनीज पहले ब्रिटिश ने बनाई थी, अब वो कॉलोनीज धीरे धीरे क्या कर रही हैं, हट रही हैं, इंडिपेंडेंस हो रही है। ठीक है। तो एक वन ऑफ द कॉलोनीज वर वी, ठीक है, हम लोग भी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए 1947 में। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक इनिशियली सर्व द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल नेशन अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। तो जितने भी जरूरत है, जितने भी इंडस्ट्रियल नेशन से जिनको जरूरत थी, तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, हेल्प किया। ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने मिलके हेल्प किया और इंडस्ट्रियल नेशंस को और यूरोपियन कॉलोनीज, जो कॉलोनीज थी, जो जैसे इंडिया है, इन लोगों को भी मदद की इंडिपेंडेंस और डीकोलोनाइजेशन गेन करने के लिए। ठीक है। इन लेट 1950s these institutions shifted focus to developing country despite most not benefiting from the rapid growth experienced by the western 1950s 1960। ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही थी, वो तो उनको मिल गया था रामबाण, आईएमएफ और ये लोग मिल गए थे, उनको अवेयरनेस भी थी इस चीज की, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का फोकस धीरे धीरे शिफ्ट कर गया किसके तरफ, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। क्योंकि यूएस जो भी पावर में थे, ये लोग जो भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्वॉल्व थे, ये लोग ने अपने आप को एक बहुत ग्रेट पावर बना लिया था इतने दिन तक। ठीक है। इस पीरियड, इस फेज में। ठीक है। तो इनको लगा कि ये लोग जो, मतलब जैसे यूएस और ब्रिटेन, ये लोग बहुत हाई पावर, रशिया, ये लोग बहुत हाई स्टेक होल्ड करते हैं आईएमएफ और इसमें, और ये बहुत अच्छा कमाई भी अर्न करते हैं। ठीक है। तो इस अर्निंग की वजह से, मास प्रोडक्शन, मास कम्युनिकेशन, मास कंजम्पशन, इन सब की वजह से इनकम बढ़ी इन लोगों की, तो ये लोग हाई इनकम कंट्रीज हो गए, ये लोग डेवलप्ड नेशंस हो गए,
और नाउ IMF और वर्ल्ड बैंक का फोकस शिफ्ट हो जाता है लेस सरप्लस या डेफिसिट नेशंस पे, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि अब हम सिर्फ डेफिसिट नेशंस को प्रमोट करेंगे, सिर्फ मतलब कि अक्सर हम ज्यादा से ज्यादा डेफिसिट नेशन को ही हेल्प करेंगे ताकि वो लोग वर्ल्ड ऑर्डर में बैलेंस हो पाए। अब नाउ you'll get to know, you'll get to understand how things are taking shape, how global economy, how world is getting balance, getting at equilibrium, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिसिट नेशन, डेवलपिंग नेशन, डीकोलोनाइज, इंडिपेंडेंट नेशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये लोग भी वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा बने और वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रमोट करें, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। नाउ ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज एमर्ज, ये उसका लोगो है, एमर्ज रिप्रेजेंटिंग द डेवलपिंग नेशंस एडवोकेटेड द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ 77 बना। आज तक हम लोग ने प्री मॉडर्न से अभी तक आ रहे थे, हमने ग्लोबल वॉर देखे, हमने प्री मॉडर्न एरा देखा, हमने यहाँ से वहां का ट्रेड देखा, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि कोई कंट्री का ग्रुप बन रहा है, राइट। तो हमने एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज इस फेज में देखी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उसके बाद कभी कोई वर्ल्ड वॉर भारी हुआ नहीं, हालांकि आजकल वॉर्स चलते हैं बट वो बायलैटरल वॉर्स चल रहे हैं जो कि इंटर डिस्प्यूट की वजह से चल रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्लोबल वर्ल्ड वॉर हमने अभी तक नहीं देखा है, ना ही देखे तो बेहतर है, राइट। तो जहां हम लोग ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे थे वहां ही हमने एक नया ही ऑर्डर देख लिया, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज where people, the countries are not only now trading with each other, they are forming a group with each other, and which is subsequently consequently what it is generating a new international economic order। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बना दिया, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, नया इकोनॉमिक ऑर्डर जनरेट हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड पोस्ट वॉर रिकवरी के, डिकोलोनाइजेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनीज के बाद हम ये देख रहे हैं कि एक अलग ही ऑर्डर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, अब ये नया ऑर्डर क्यों बन रहा है, टू कंट्रोल ओवर, टू टेक मोर कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, increase development assistance, fairer price for raw material and enhance access to developed countries market and manufacturing goods। अब देखो बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है कि नया इकोनॉमिक ऑर्डर बना है। अब अगर ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा है तो जहां ब्रिटेन जाके एक्सप्लॉइट करना चाह रहा था, जहां वो जबरदस्ती एक्सप्लॉइट करना चाह रहा था, फोर्सफुली कोर्सफुली कर रहा था, राइट, वहां पे अब नया जो इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाया गया है, उसका क्या एम था कि हमें करना है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट, और एक्सप्लॉइट कैसे करना है, कंसेंशुअली, ठीक है। ऐसा ग्रोथ करना है जिसमें मेंबर कंट्रीज ग्रो करें, ठीक है। जैसे कि G77 ग्रुप्स हैं, तो कंट्रीज को ग्रो करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पावर ग्रो करे, जैसे कि ब्रिटेन का क्या मत था, क्या माइंड था कि भाई मुझे ही ग्रो करना है, सबके सब कॉलोनीज बने, मैं ही ग्रो करूं, मैं ही ट्रेड सरप्लस करूं, ठीक है। तो वो मल्टीलैटरल ट्रेड कर रहा था, मल्टीलैटरल सिस्टम कर रहा था, जहां पे दूसरी कंट्री के डेफिसिट को खुद का सरप्लस बना के, मतलब अपना सरप्लस क्रिएट कर रहा था और उसको डेफिसिट में डाल रहा था ना, ठीक है। तो हम उस फेज से इस फेज में आ रहे हैं जहां पे लोग, सारी कंट्रीज आपस में मिल रही हैं और बोल रही हैं कि हम और अच्छी तरह से नेचुरल रिसोर्स को यूज कर सकें, हम और अच्छे से डेवलपमेंट को असिस्ट कर सकें, एक दूसरे को डेवलप करने में मदद करें, ना कि एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करें। फिर एक और चीज थी, फेयर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर इतनी सारी कंट्रीज एक साथ मिल रही हैं तो सब लोग फेयर करेंगे, फेयर प्राइस पे रखेंगे। ऑफ कोर्स देखो, अब कोई एरिया में एक ही मोनोपोली है, ठीक है, एक ही इंसान है, तो वो ऑफ कोर्स अपने मन चाहे प्राइस पे देगा, राइट, मन चाहे प्राइस पे रॉ मटेरियल देगा, मन चाहे प्राइस पे मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर कंट्री ग्लोबल बन जाती है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज एक साथ हो रही है, जैसे एक मार्केट है, तो मार्केट में ना अगर ये 10 रुपए का दे रहा है ना, तो ये भी 10 रुपए का ही देगा, ठीक है। ये 10 रुपए की मिर्ची है तो ये भी 10 रुपए की मिर्ची है, रेट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने रेट चेंज किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, लोग यहीं से ज्यादा लेंगे, उसका धंधा, उसका जो मार्केट है वो खराब हो जाएगा, राइट। तो वो चीज नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, फेयर प्राइस के चांस मिल रहे हैं, हमें मोर ऑप्शंस मिल रहे हैं, प्लस हमें कोऑपरेट करने में, कोलैबोरेट करने में हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो मोर कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर बन रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। नाउ इनहैंस एक्सेस टू डेवलप कंट्रीज मार्केट फॉर देयर मैन्युफैक्चर गुड्स। अब क्या हो रहा है कि सिर्फ एक कंट्री ग्रो नहीं कर रही है,
अब क्या होगा, जो कंट्री ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है जैसे कि यूएस, ठीक है, जैसे कि रशिया, तो जो कंट्री जैसे ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, अब ये लोग क्या करेंगे, एक इनहांस एक्सेस मिल रहा है। जब हम लोग ग्रुप 7 बना रहे हैं, नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सेस दे रहे हैं बड़ी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का, जो कि ऑलरेडी मौके का फायदा उठा के बड़ी डेवलप्ड कंट्री बन चुकी हैं। गेटिंग इट? क्लियर है इतनी चीज? आई होप ये क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और बहुत ही अच्छी चीज थी, ठीक है। नाउ एंड ऑफ द ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वर्ड से, कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, तो हमने प्रोसेस समझा था, और हम यहाँ अंत तक अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, प्रोसेस ही समझ रहे हैं, कि हाउ एवरीथिंग इवेंचुअली लेड टू द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। और ये ब्रिटेन वुड्स का जैसे ही बना, ब्रिटेन वुड्स जैसे ही कॉन्फ्रेंस हुआ, जैसे ही IMF बना, वर्ल्ड बैंक बने, लोगों कंट्रीज ने आपस में G77 बनाया, जिसके वजह से वो लोग चाहते थे कि नेचुरल रिसोर्स, हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस, हमारा मार्केट एक्सेस, कंजम्पशन मार्केट, मास प्रोडक्शन, सब कुछ इंटीग्रेटेड हो, एक दूसरों की हेल्प करें, डेफिसिट कंट्रीज को हेल्प करें। ये सारी चीज ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस करने में सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम 1960s the US encountered decline in the financial and competitive strength attributed to rising cost associated with foreign engagement, ठीक है। अब यूएस को समझ में आ रहा था कि चीजें क्या हो रही हैं, अब चेंज हो रही हैं, ठीक है। उसका जो राइज, डिक्लाइन इन फाइनेंशियल एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि यूएस कम हो रहा है? क्योंकि अदर रीजन्स आर नाउ ग्रोइंग, अदर रीजन्स आर नाउ राइजिंग। और अब जब एक इंसान ग्रो करके रखता है, बाकी इंसान बिल्कुल जीरो रहते हैं, तो उसका मोनोपोली चलता है, ठीक है। तो वो कुछ भी कर सकता है, वो खुद को डेवलप्ड बोलेगा तो सब डेवलप्ड मानेंगे उसको। लेकिन अब क्या हो रहा है, IMF और वर्ल्ड बैंक की वजह से क्या हो रहा है, अदर रीजन्स व्हिच वर इन डेफिसिट, दे आर नाउ ग्रोइंग एंड दे आर बिकमिंग कंपेटिटिव टू whom? The US and the other developed countries, which is why राइजिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद फॉरेन एंगेजमेंट, फॉरेन एंगेजमेंट जैसे हुआ, ठीक है, यूएस का फॉरेन एंगेजमेंट जैसे हो रहा है, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड हमने ये डाला हुआ है स्निपेट, इसमें क्या है, ये देखो, ये यूएस है, ठीक है, अरे तो ये यूएस है, ये जब तक आइसोलेटेड था, मतलब जब तक यहाँ पे चीजें प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, तब तक क्या चल रहा था, ये अपना राज कर रहा था, राइट। लेकिन जैसे ही IMF और उनकी वजह से रीजन्स यहाँ पे ग्रो करने लगे, ठीक है, तो मोर इंटरकनेक्शन हुआ, मोर ट्रेड हुआ, और जिसकी वजह से यहाँ से भी ट्रेड हो रहा है, इधर से भी आ रहा है, और जिसकी वजह से चीजें बैलेंस होने लगी। और बैलेंस जहां पे होने लगा, वहीं पे क्या हो गया, फॉरेन एंगेजमेंट्स होने लगे, और वहीं पे यूएस का जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करने लगा, और ग्लोबल प्रेजेंस में सब लोग एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे आ गए, जहां पे सबको प्रॉपर चांस मिलने लगा, ठीक है, ग्लोबल मार्केट मिला, ठीक है। इन द 1970s, 60s में ये हो रहा है, 1970s विटनेस अल्टरेशंस इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड सर्ज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। अब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ठीक है। देखो, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बैकग्राउंड में बुरा भी हो ही रहा होता है, ठीक है। अब जब ज्यादा लोग अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, ठीक है। अब कुछ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेंगे, लेकिन रादर और कोई एम्प्लॉयमेंट घटने लगा। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे घटेगा, जैसे इंडेंजर्ड लेबर लेके गए, ठीक है, तो इंडेंजर्ड लेबर लेके गए, ब्रिटेन ने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करके रखा था, राइट। लेकिन अचानक से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इंडिपेंडेंस हो रहा है, अलग अलग कॉलोनीज डीकोलोनाइज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो काम करने की अपॉर्चुनिटीज है वो थोड़ी थोड़ी एक स्पर में खत्म हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डेफिसिट नेशंस को प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन ऑन द वेरी ग्राउंड अपन देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं राइज करेगा, ठीक है। तो ये राइज कर रहा है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की वजह से, ठीक है। नाउ ठीक है, लो वेज एशियन कंट्रीज इंक्लूड low wages in Asian countries including China became key destinations for multinational companies, and recent times have seen
substantial economic growth, India, China and Brazil reshaping the global economic landscape. Getting it? अब देखो, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम और अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख रहे हैं ना अपन, वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि कॉलोनीज क्या हो गई, चेंज हुई, ठीक है। अब जैसे ही कॉलोनीज यहाँ से वहाँ डीकोलोनाइज हो रही है, इंडिपेंडेंस हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो जो लोग काम कर रहे थे, जिनके पास ऑलरेडी काम था ब्रिटेन और इन लोगों की वजह से, वॉर की वजह से, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, और एक स्पर में हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन क्या हुआ, अब जहां पे यहाँ पे हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वहीं हम देखेंगे कहीं ना कहीं ग्राउंड डेवलप हो रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ग्राउंड डेवलप हो रहा है अपॉर्चुनिटीज के लिए। कैसे? जब डेफिसिट कंट्री को माना गया कि हम हेल्प करेंगे, तो चाइना और इंडिया और ब्राजील, ये सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि लो वेज इनकम वाली कंट्रीज थी, ठीक है, जहां पे लेबर बहुत ज्यादा है और कम दाम पे वो काम करने के लिए रेडी है। ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट देखा हमने, तो हम क्या करेंगे, किसी भी रेट पे काम करने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि हमने अभी बहुत बड़ा डिप्रेशन देखा, ठीक है, हमने वर्ल्ड वॉर 1 देखा, हमने वर्ल्ड वॉर 2 देखा, और हमने इंडिपेंडेंस भी देखा, हमने बहुत सारे पार्टीशन देखे, सबने, मतलब हर इकोनॉमी ने अपने अपने प्रॉब्लम्स देखी, ठीक है। विच इज वाई इंडिया की पॉपुलेशन या चाइना की पॉपुलेशन, ब्राजील की पॉपुलेशन, दे विल बी रेडी एट वर्किंग एट एनी रेट। तो लो वेज इनकम कंट्रीज में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनना स्टार्ट हुए, ठीक है। दैट मीन्स डेवलप कंट्रीज से कुछ कंपनीज आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आर दोज कंपनीज विच वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। हेडक्वार्टर किसी का एक कंट्री में रहेगा, लेकिन वो वर्क अलग अलग कंट्रीज में कर रही होती है, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का जैसे ही स्टार्ट हुआ, ये जब कॉन्सेप्ट जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास, वैसे ही हम एक बहुत बड़ा स्पर देखते हैं, बहुत बड़ा राइज देखते हैं, बहुत बड़ा सब्सटैंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, और जो कि ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज आर द, मतलब एक बहुत तरीके से माना जाता है कि दे आर द एजेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पहले प्रोसेस देखा हमने कि ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बन रहा है, माइग्रेशन की वजह से बन रहा है, ट्रेड की वजह से बन रहा है, पीपल के मूवमेंट की वजह से बन रहा है, कैपिटल के मूवमेंट की वजह से बन रहा है, ठीक है। हमने ये सारी चीजें समझी थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन को आज के मॉडर्न, प्री मॉडर्न एरा से आज के मॉडर्न एरा तक अगर हम आए, तो मल्टीनेशनल कंपनीज का बहुत बड़ा रोल बना, जिसके वजह से सब्सटैंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, और रीशेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप भी हमने देखा, ठीक है। तो ये इतना यहाँ तक हमने समझा। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और इसी के साथ हम समझते हैं कि रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक, रीबिल्डिंग ऑफ नेशन, रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक लैंडस्केप कैसे हो रहा है, ठीक है। वॉर की रिकवरी कैसे हो रही है, इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं, और उस इम्पैक्ट से हमने लेसन्स क्या लिए, और उस लेसन्स को हमने इम्प्लीमेंट कैसे किया, ठीक है। हमने ये यहाँ तक देख लिया। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक एंड करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर रीबिल्डिंग ने ना ही हमारी इकोनॉमी को रिवाइव किया, बल्कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को जन्म भी दिया, जो कि आज भी हमारे वर्ल्ड ट्रेड को और डेवलपमेंट को गाइड करते हैं। इसी के साथ आपको अगर ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।